वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद रंजन। कुछ छात्रों के स्पेशल डिमांड पर मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री बता रहा हूँ। ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स और साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक समान रूप से, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों को मैं लिखते जाऊँगा दोनों लैंग्वेज में। प्रायः तो मैथ में हिंदी इंग्लिश कोई खास मायने नहीं रखता, बट जहाँ तक अप्लीकेबल होगा मैं दोनों बाइलैंग्वेज में करते जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड मेड बाय, इट्स अ ग्रीक वर्ड, यूनान देश का भाषा, यूनानी भाषा। का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसमें ट्राई का मीन्स होता है 3, गोन का मीन्स होता है साइट्स और मेट्रंस का मीन्स होता है मापना, टू मेजर। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापने की विधि, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापने का विधि। तीनों भुजाओं को मापने की विधि। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं आएगा किसका? तो त्रिभुज का। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापने की विधि बताने वाला गणित का शाखा, गणित की शाखा। लेकिन ट्रायंगल में और त्रिकोणमिति में वो क्या हिंदी और इंग्लिश का कंट्रडिक्शन है, आप स्वयं थोड़ा देख तो लें। ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, जबकि हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। जबकि से हिंदी में बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। आप इंग्लिश वर्ड को देखेंगे तो ट्रायंगल मतलब होता है 3 कोण, ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल। और हिंदी में कहते हैं तो 3 भुजा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के इंग्लिश और हिंदी रूपांतर में कितनी मत भिन्नता है। जहाँ हिंदी अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं मतलब 3 कोणों वाली, वहाँ हिंदी में बोलते हैं 3 भुजा वाली। और यही कारण है कि दोनों सत्य है, इसलिए कि ट्रायंगल इज एन एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, या ट्रायंगल इज अ प्लेन एरिया विच इनक्लोज्ड बाय 3 एंगल्स। 3 कोणों से घिरे क्षेत्र को भी त्रिभुज कहेंगे और 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को भी त्रिभुज कहेंगे। उसी तरह से आप देखें ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री को आपने लिखा ट्राइगोनमेट्रन, 3 साइड को मापने की विधि बताने वाला। और हिंदी में आप क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कंट्रडिक्शन है। त्रिकोणमिति, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते जाएंगे तो 3 मतलब 3, कोण मतलब एंगल, कोण, मिति मतलब मापना।
त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने की विधि बताने वाले विषय को त्रिकोणमिति कहते हैं, और तीन भुजाओं को मापने वाले विषय मापने की विधि बताने वाले को भी ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी रूपांतरण त्रिकोणमिति होता है, बट दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। ये ट्राइगोनोमेट्रन ये तीन भुजा को मापने के बारे में बताता है, और ये तीन कोणों को मापने के बताता है। मतलब इंग्लिश से हिंदी में आते हैं तो भुजा से एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि ट्रायंगल में आप जानते हैं ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं और ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए दोनों सही है। आप त्रिभुज बोले या ट्रायंगल बोले, ट्रायंगल बोलेंगे तो तीन कोणों से घिरा क्षेत्र, एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 एंगल्स, और त्रिभुज बोलेंगे तो तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। तो यहाँ पर दोनों सही है। यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है आपको, त्रिभुज में आप जानते हैं त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि 3 जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं, और 3 जो होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल होते हैं। जो अकॉर्डिंग टू एंगल होते हैं उन्हें आप जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 4-5 से। अकॉर्डिंग टू एंगल जो होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सम कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल एंड अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू साइड चलेंगे तो सबसे पहले आता है विषम कोण, सबसे पहले आएगा आपको समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड इज स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो आपको यहाँ त्रिकोणमिति में आपको ये सब किसी के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आपको पढ़ना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री को होते हैं, समकोण होते हैं, और बाकी 2 रेस्ट कोण जो बच जाते हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हिंदी में कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी जो 2 साइड से बच जाते हैं वो साइड में से किसी एक को लंब कहते हैं और एक को आधार कहते हैं। लेकिन आप किसी अपने मन से किसी को लंब और आधार नहीं कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है एंगल पर, है ना। तो एंगल अगर सी पर डिस्कस करेंगे आप, एंगल सी को करेंगे तो सी कोण के इसके सामने वाली अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए लेंगे, एंगल सी के लिए ये भी जो है वो अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड। इसे लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड कहिए या लंब कहिए या परपेंडिकुलर कहिए। या परपेंडिकुलर कहिए। तो ए बी जो साइड है वो अपोजिट, एंगल सी का अपोजिट साइड है, इसे अपोजिट साइड भी कहा जाता है एंगल सी के लिए, या परपेंडिकुलर कहा जाता है, हिंदी में इसे लंब कहते हैं। लेकिन यह तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंगल सी के लिए डिपेंड करता है, एंगल सी के लिए। और ये एंगल सी का जहाँ तक सवाल है बीसी साइड बचेगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो ये हो जाएगा एंगल सी के लिए बेस, एंगल सी के लिए बेस। इन्हें आधार भी कहते हैं, आधार भी कहा जाता है, और इसे एडजेसेंट भी कहा जाता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड फॉर एंगल सी के लिए। और अगर एंगल हम ए पर डिस्कस करते हैं, अगर एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के लिए
ये हो जाएगा अपोजिट। एंगल ए लेंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड। एंगल ए का जहां तक सवाल है तो ये हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर कह सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, या इसे कहिए अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। और एंगल बी के लिए इसे लेते हैं तो एंगल बी के लिए, एंगल बी नहीं सॉरी, एंगल ए के लिए ना, एंगल ए के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये बी सी, तो एंगल ए के लिए ए बी जो होगा वो बेस हो जाएगा, बेस। इसे कह सकते हैं आधार, या इसे कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कहेंगे, है ना। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को आप डिफाइन करते हैं। लेट इसको ये फिक्स्ड है, ये एंगल बी के 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, और या इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। एंगल सी लेंगे तो इसके सामने वाली साइड जो ए बी होगा इसे आप अपोजिट साइड कहेंगे, या परपेंडिकुलर कहेंगे, या लंब कहेंगे। और जो बच जाएगा ये बीसी साइड वो हो जाएगा बेस, आधार, या एडजेसेंट साइड कहते हैं। और अगर एंगल ए पर डिस्कस करेंगे तो एंगल ए के लिए ये अपोजिट साइड हो जाएगा, और इसे लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, या अपोजिट साइड कहेंगे। और फिर इसको क्या कहेंगे तो एंगल ए के लिए एक बगल की भुजा हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, या बेस कहलाएगी, या फिर आधार कहलाएगी, है ना। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को इस प्रकार आप एक्सप्लेन करते हैं। आप अपने मन से किसी को आधार या मतलब बेस और परपेंडिकुलर नहीं कर सकते, वो डिफाइन होता है उसके एंगल द्वारा। जिस एंगल को आप कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली भुजा को अपोजिट साइड कहा जाता है, या परपेंडिकुलर कहा जाता है, हिंदी में लंब कहा जाता है। और बची हुई भुजा को जो बच जाता है उसे बेस कहते हैं, उसे बेस कहते हैं, या उसे आधार कहते हैं, या उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो यह तय होता है कि आप किस एंगल पर कंसीडर कर रहे हैं, उसी एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर या बेस को डिफाइन किया जाता है। लेकिन जहाँ तक हाइपोटेनस का सवाल है वो फिक्स्ड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेनस या कर्ण कहा जाएगा। ठीक है। त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में यदि दो दो भुजाओं को लेकर रेशियो निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए किसी भी एंगल के सापेक्ष, एंगल मतलब एक्यूट एंगल के सापेक्ष, आइदर ए और सी, तो इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे और ये मान लेंगे कि एंगल सी दिया हुआ है। इस एंगल सी को हम इसको थीटा मान लेते हैं, इस एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो इस चूंकि जानते हैं कि थीटा जो है एंगल का सिंबल होता है, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ये सब एंगल के सिंबल होते हैं। तो एंगल सी पर कंसीडर करते हैं और इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे ही इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाली हो जाएगी अपोजिट साइड, जिसे परपेंडिकुलर कहा जाता है या लंब कहा जाता है। और फिर रेस्ट जो बच जाएगा बेस, है ना, आधार, इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। और ये कोण बी 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली होगी हाइपोटेनस। अब अगर हम इन दोनों दो दो भुजाओं को लेकर अगर रेशियो निकालते हैं तो उसे क्या कहेंगे। तो पहले आप देखते हैं, अगर ए बी और ए बी के साथ वेरी फर्स्ट ए बी का रेशियो निकालते हैं हम हाइपोटेनस के साथ,
AC के साथ, तो इसे AB बाई AC को हम एंगल थीटा का साइन कहा जाता है, SIN साइन, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है SIN सिर्फ साइन, साइन थीटा, और इसका मान हो जाएगा AB बाई AC। लेकिन आप AB बाई AC के रूप में याद नहीं करें, क्योंकि AB बाई AC तो इस फिगर के लिए है ना, फिगर तो कोई भी चेंज कर सकता है, इसलिए आप इसे AB मीन्स क्या, अपोजिट साइड, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। थोड़ा और स्पेस लेके लिखता हूं मैं, या साइन थीटा, ये AB को AB के रूप में कभी याद नहीं रखिए, अगर फिगर चेंज हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। AB मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, या इसे वी कैन से परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय AC मीन्स आपका हाइपोटेनस। ये हुआ साइन थीटा का मान। सेकेंड, अब अगर हम हाइपोटेनस से डिवाइड तो करेंगे बट BC के साथ, BC डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेनस, तो इस रेशियो के, ये दोनों के रेशियो को एंगल थीटा का कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसे शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, BC मीन्स योर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, इसको आप बेस भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जिसे कि आप कर्व भी कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो कर्व, अगर बेस को हिंदी में कहेंगे तो आधार, आधार बाई कर्व। तो कॉस थीटा का मान होता है एडजेसेंट साइड मीन्स बेस मीन्स आधार बाई हाइपोटेनस, और साइन का होता है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। नंबर 3 में लेते हैं, अब दोनों के परपेंडिकुलर साइड को लेते हैं, AB और BC के रेशियो को लेते हैं, AB और BC को रेशियो को लेते हैं, तो इसे कहा जाता है एंगल थीटा का टेंजेंट, इसे एंगल थीटा का टेंजेंट कहा जाता है। स्पर्शज्या, हिंदी में कहते हैं इसको स्पर्शज्या, इसे हिंदी में कहते हैं साइन को कोज्या ज्या, कोसाइन को कहते हैं कोज्या, और इसे कहते हैं स्पर्शज्या। और इसको अगर शॉर्ट में कहेंगे तो tan थीटा का मान हो जाएगा, इसे शॉर्ट में tan थीटा कहते हैं। और फिर AB इज योर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कहें, या आप इसे परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। या अगर आप हिंदी में जाएंगे तो आप इसे लंब भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस, बेस मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कहिए, या इसे बेस कहिए, या इसे आधार कहिए। तो tan थीटा का मान ये आपका tan थीटा का मान हो गया। अब इसी को अगर रिवर्स करते जाएंगे तो आप आएंगे 4 में इसको रिवर्स कर देते हैं, BC बाई AB,
इसे कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसे कहते हैं शॉर्ट में कॉट थीटा। और इसका मान होगा, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, एडजेसेंट साइड अगर ऊपर चला जाएगा या बेस ऊपर जाएगा, या आप हिंदी में कहें तो आधार ऊपर जाएगा, और नीचे में आएगा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, या इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर, या इसको आप कह सकते हैं हिंदी में लंब। आप जो बोलें। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा का मान। इसके बाद अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 5, और ये अवर हो जाएगा AC बाई BC। ये कहा जाता है सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, इसे कहते हैं सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट में कहते हैं इसे सेक थीटा। और इसका मान क्या हो जाएगा, आप इसका अपोजिट करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, जिसे कि आप कर्ण कहते हैं, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, जिसे कि आप बेस कहते हैं, जिसे कि आप आधार कहते हैं। तो ये अब 6th है, और लास्ट देखेंगे अब इसको रिवर्स करेंगे AC बाई AB, AC बाई AB, विच इज कॉल्ड कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, विच इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में कहते हैं कोसाइन, इसे कहते हैं शॉर्ट में कोसेक ऑफ एंगल थीटा। और इसका मान हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, हाइपोटेनस जिसे आप कहते हैं हिंदी में कर्ण, और फिर नीचे आ जाएगा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, आप इस अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, लंब भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कर सकते हैं, या हिंदी में आप जाएंगे तो लंब कर सकते हैं। तो ये 6 जो हैं ये कहलाते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा आप मेरे ईमेल आईडी पर शेयर करेंगे, मैं बताऊंगा। और इसमें मैं आपको कल और नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा। आइडेंटिटी बताऊंगा, उस मतलब फार्मूला होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद फिर देखूंगा। अभी आप कम से कम ये बेसिक्स है, ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सबके लिए समान है। जब बेसिक खत्म हो जाएंगे तो क्लास 10 के छात्रों के लिए अलग एक्सरसाइज दूंगा, प्रश्न को सॉल्यूशन दूंगा, और कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट में बनाए जाते हैं, एक लाइन बनाए जाते हैं, वहाँ प्रोसेस दिखाना नहीं होता। लेकिन क्लास 10 के छात्रों के लिए प्रोसेस दिखाना होता है। तो मैं पहले क्लास 10 के छात्रों के लिए दूंगा, उसके बाद कंपटीशन के छात्रों के लिए दूंगा। लेकिन
अभी तो कम से कम 2 वीडियो और होंगे जिसमें बेसिक्स चलेंगे, और वो बेसिक्स दोनों के सभी प्रकार के छात्रों के लिए एक समान है। ठीक है, अभी आप इस वीडियो को देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें और ईमेल आईडी मैं अपने सारे के सारे वीडियो में देते आ रहा हूं, जो है आप ईमेल आईडी पर मुझे सेंड करें। देखने के बस 2 मिनट के बाद मैं आपका उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, और तब तक आप इस वीडियो के देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जो दोस्त से संबंधित नहीं हो उनको इन्फॉर्म करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर ये तो मैं जानता हूं कि आप बेल आइकन दबाना भूलेंगे भी नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।